इमेजिन करो, दो सबसे कंट्रोवर्शियल फिलोसोफर्स अगर आमने सामने बैठ जाएं तो क्या होगा। एक तरफ एक प्रॉफिट ऑफ नाइलिज्म आ रहा है, एक ऐसा फिलोसोफर जिसने ये बोल दिया कि भाई गॉड इज डेड, गॉड की मृत्यु हो गई है, गॉड अब नहीं रहा। भाई प्रॉफिट आते हैं बताते हैं गॉड है, गॉड को पूजना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो हमारे फिलोसोफर बाबा आके बोल रहे हैं कि गॉड नहीं रहा। फ्रीडरिक नीचा, एक ऐसा फिलोसोफर जिसने प्रिडिक्शन दिया ऑफ नाहिलिज्म एंड द डेथ ऑफ गॉड, और एक तरफ हमारे हंसते खेलते हंसमुख मिजाज के ओशो जो फ्रीडम के ऊपर बात कर रहे हैं, जो प्यार के ऊपर बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हर दिन ऐसे जिया जाए जैसे हर दिन एक त्योहार है, हर दिन एक उत्सव है। सोचो भाई कितने टॉपिक्स पे बात होती, गॉड, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक जो कि हमारा कंसर्न है विच इज़ द वीकनेस ऑफ मॉडर्न मेन एंड वुमेन, और कैसे ये इन ढोंगों में फंस जाते हैं। जस्ट इमेजिन भाई क्या कॉन्वर्सेशन होगा। मैं तो अंधों की तरह पैसे देने के लिए रेडी हूँ इन दोनों को एक कमरे में बैठ के कॉन्वर्सेशन करने के लिए। तो एक तरफ हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड खूंखार फाड़ने फोड़ने वाले फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचे, और एक तरफ हमारे प्यार से भिगो भिगो के लोगों को सूतने वाले फिलोसोफर ओशो। अब यहाँ पे हम एक कॉन्वर्सेशन लेके चलेंगे, फिलोसफी भी बताएंगे, लेकिन ऐसे इमेजिन करेंगे कि अगर असली में ये दोनों एक कमरे में होते तो किस तरीके से बात चलती। हम ही ज़रा वो एक्टर बनने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत गंदी एक्टिंग करेंगे, बट स्टिल वील ट्राई आवर बेस्ट। और ना डिस्क्रिप्शन से यार चेक करते रहो, बहुत कुछ नया आने वाला है, न्यू प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं, मेंबरशिप शुरू होने वाली है, एक्स्ट्रा कंटेंट जिनको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन चेक करते रहे, जब भी होगा आपको पता लग जाएगा। तो रोल कैमरा एक्शन। नीचा ने कहा कि भाई गॉड इज डेड, गॉड मर चुका है, और ह्यूमैनिटी को अब कुछ अलग चाहिए इस गॉड के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करने के लिए। कौन करेगा इस गॉड के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस? और इधर हमारे ओशो बाबा आते हैं, बोलते हैं कि भाई नीचा तुम ये क्या बोल रहे हो, गॉड मरा नहीं है, गॉड बस अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, और लोगों की इग्नोरेंस उसका पैसा पे कर रही है, लोगों की इग्नोरेंस उसका बिल पे कर रही है, और जब तक लोग चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तब तक भाई साहब गॉड का धंधा चलता रहेगा। नीचा ने कहा भाई ये जो धर्म है ना, ये जो गॉड है ना, ये एक व्हीलचेयर की तरह है जिसके ऊपर लोग फोकट की सैर करना चाहते हैं बैठ के, और कुछ नहीं। इस व्हीलचेयर को मैं उठा के तोड़ दूंगा, पटक दूंगा, फोड़ दूंगा, और लोगों को बताऊंगा खुद के दो पैरों पे कैसे खड़े होना चाहिए। ओशो कहते हैं अरे भाई धैर्य रख नीचा, भाई कैसी बातें कर रहा है, तोड़ना फोड़ना फाड़ना नहीं है, प्यार से समझाना है इन लोगों को कि भाई तुम चल सकते हो, तुम अपने दो पैरों पे चल सकते हो। डिस्ट्रक्शन जवाब नहीं है हर चीज का, अवेयरनेस, अवेयर बनो और जवाब ढूंढो। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मजाक का माहौल बनते हुए नीचा कहते, डार्क ह्यूमर, नीचा कहते ओशो से कि हाँ भाई तुम क्रच हटा लो, जिससे कि तुम क्रच हटाओ और तुम व्हीलचेयर हटाओ और तुम्हारे आश्रम में आके लोग दूसरा व्हीलचेयर के ऊपर बैठ जाएं। तो ओशो कहते हैं अरे भाई तुम तो सीरियस हो जाते हो, कम से कम मेरी व्हीलचेयर ये तो पूरा प्रोत्साहन देगी कि भाई अपने पैरों पे खड़ा होना है। मेरा व्हीलचेयर ये तो नहीं कहेगी जाके आपको एक हेवन का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, आपको एक ऐसा अद्भुत कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जो कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आता है नीचे का सबसे प्रोवोकेटिव पैराग्राफ और सबसे फेमस लाइन्स, विच इज़ जो मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, हाउ शैल वी मर्डरर्स ऑफ ऑल मर्डरर्स कंफर्ट आवरसेल्व्स, दैट विच वॉज द होलीएस्ट एंड माइटीएस्ट ऑफ ऑल दैट द वर्ल्ड हैज येट own has bled to death under our own knives. Who will wipe this blood off us? With what water could we purify ourselves? What festivals of atonement? What sacred games shall we need to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we not ourselves become God simply to be worthy of it? ये लाइन कही सबकी फट के 4 क्या 64 हो गई। नीचा ने साफ साफ कह दिया कि भाई गॉड तो मर चुका है, गॉड है नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम लोगों ने किया है, ये तुम्हारी करतूतें हैं। मॉडर्न इंटेलेक्चुअल एरा आ रहा है, तुम इतने ज़्यादा पढ़ गए साइंटिफिक रेवोल्यूशन में, साइंटिफिक एरा में, कि क्या हो रहा है। अब गॉड के जो भी थ्योरीज थी, गॉड के जो भी कॉन्सेप्ट है वो जा रहे हैं, गॉड की तो अब ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद से अपने गॉड को मार रहे हैं, हम खुद से अपनी मोरालिटीज़ चेंज कर रहे हैं, हम खुद से अपनी दुनिया चेंज कर रहे हैं, तो गॉड को रख के तुम करोगे क्या? अरे कब तक गुलाम बने रहोगे? और तुमने वो गुलामी खुद हटाई है, तुम बन रहे हो एक तरफ से अपने ऊपर एक मुखौटा रख के कि भाई मैं तो गॉड का बहुत बड़ा पूज्य हूँ, मैं तो गॉड के अलावा किसी को नहीं रखता, लेकिन साइड से भाई क्या कर रहे हो? भ्रष्टाचार खा रहे हो। साइड से क्या कर रहे हो भाई? निकाल ले हो जो अपने मतलब की चीज़ है, भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो?
हैं, गॉड को बेवकूफ़ बना रहे हो भाई। अगर गॉड ही को तुमने खुद से मार दिया तो कौन बनाएगा तुम्हारे लिए नए रूल्स और नए रेगुलेशन। अगर गॉड ही नहीं है तो फिर तो सब कुछ जायज़ है, सब कुछ अलाउड है। और ये सिर्फ नीचे ने नहीं कहा, ये एक राइटर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की हैं, उन्होंने भी कहा। लेकिन मुद्दा एक बात की 10 बात कि भाई साहब गॉड को तुमने अपने हाथ से मार दिया। अब तो आ रहा है नाइलिज्म। अब नाइलिज्म से कैसे बचोगे वो तुम्हारे ऊपर है। ओशो ने कहा गॉड एग्जिस्ट बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सेल्फ। God exists because you have not made any contact with your own center. The moment you know yourself, there is no God and there is no need of any God. In fact, I am in absolute support of Friedrich Nietzsche. God is dead. उन्होंने सपोर्ट करते हुए कहा कि भाई साहब गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, गॉड इज डेड का कॉन्सेप्ट, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। लेकिन हम इनकी अगर यहाँ पे लाइन को समझा दे तो वो कुछ ऐसी लगेंगी इनकी पंक्तियाँ। इन्होंने कहा भाई तुम सबसे पास किसके हो मेरे मित्र, तुम सबसे पास खुद के हो, तो क्यों ये शांति ढूंढने के लिए बाहर जाते हो, एक्सटर्नली जाते हो, बाहर से कोई ऐसी चीज़ चाहते हो कि तुम्हें कोई प्यार करे बाहर से। तुम्हारे अंदर सब बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर सब समाया हुआ है। जो ब्रह्मांड में चीज़ें हैं वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा जो अस्तित्व है वो ब्रह्मांड का अस्तित्व है, जो हमने ओशो के पिछले लेक्चर में बात करी थी। तो क्यों चाहिए गॉड? सेम क्वालिटीज़ हैं, सेम चीज़ें हैं। शायद तुम्हारा गॉड भी उसी चीज़ से बना हुआ हो, लेकिन फिर भी तुम्हें गॉड, क्योंकि तुम्हारा गॉड यूनिवर्स से तो अलग नहीं हो सकता ना, ब्रह्मांड का एक पार्ट है ना। ब्रह्मांड को बनाने वाला, ब्रह्मांड को समझने वाला ब्रह्मांड का ही एक अंग होगा ना। तो तुम उससे कुछ अलग नहीं हो ना। तो तुम अपने अंदर क्यों नहीं झांक के देखते दोस्त? तुमने अपना अस्तित्व इतना कमज़ोर बना लिया है कि उसके अलावा तुम्हें सारे अस्तित्व बड़े स्ट्रांग लगते हैं। सबसे स्ट्रांग, सबसे ताकतवर अस्तित्व तुम्हें एग्जिस्टेंस लगती है गॉड की। उसके अलावा तुम कुछ देख ही नहीं पाते। अरे भाई इतनी बड़ी अस्तित्व को समझने के लिए अपने अस्तित्व को तो समझो, अपने एग्जिस्टेंस को तो समझो, तभी मेरे मित्र बाहर देख पाओगे। ये ढोंगपना, ये बहरूपपना, किसी और को दिखाना, खुद को ना समझ के तुम समझते हो कि तुमने गॉड जैसे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, किसका उल्लू बना रहे हो। जिस दिन तुम खुद को समझ गए, जिस दिन तुम अपने आप को समझ गए, उस दिन तुम्हें गॉड की ज़रूरत नहीं है। उस दिन तुम्हें गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं चाहिए। उस दिन तुम अपने में संपूर्ण हो, उस दिन तुम अपने में कंप्लीट हो। फिर उन्होंने, ओशो ने कहा गॉड कैनॉट डाई, fictions never die. The moment you know they are fictions, there is no question of their death. Neither are they born nor they die. God was never born in the first place. How can he die? भाई साहब, जब हमने फिक्शन के बारे में पढ़ा था पिछले वाले हमारा जो भी ओशो का वीडियो था, भाई फिक्शन एक कहानी है। कहानी का कैरेक्टर हमेशा अमर रहता है। कहानी का कैरेक्टर कब पैदा हुआ, कब मरा, कहानी का कैरेक्टर इतना कॉमन है, वो कभी शायद पैदा ही ना हुआ हो, क्योंकि वो एक फिक्शन है, वो फेक है, वो एक मन भिड़ंत कहानी है। तो वो मर कैसे सकता है? और तुम्हें उसको मारने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो कभी बना ही नहीं। और जिस दिन तुमने ये सत्य समझ लिया कि ये सब कैरेक्टर है, गॉड एक सबसे बड़ा कैरेक्टर इस दुनिया में, उस दिन तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। उस दिन तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये समझने की कि गॉड असली है नहीं है, तुम्हें खुद समझ में आएगा वो कैरेक्टर है, ना वो कभी पैदा हुआ, ना उसे मारने की ज़रूरत है। यहाँ पे अब एक डिफरेंस ले लेते हैं नीचे और ओशो की फिलॉसफी का, जो कि उन्होंने गॉड पे कहा। नीचे ने एक तरफ कहा कि हम लोग अपने आप से घबराते हैं। ह्यूमन का डिज़ायर इतना बड़ा है, हमारे लालसा, हमारी लालच इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हमने गॉड का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया और उसके भरोसे हम बैठे हैं कि वो हमें वो सारा लालच एक ना एक दिन दे देगा। भाई यहाँ तुम बोलते हो कि लालची नहीं बनना, लेकिन वहाँ तुम लालची ज़रूर बन जाओगे। उस लालच के लिए तुम काम करोगे। अरे किसी गरीब के पास जाके ये बोलोगे कि भाई साहब तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिलने, वो बहुत गरीब है, उसके घर में 2-3 बीमार लोग पड़े हैं, खाने को पैसा नहीं है, स्टार्व कर रहे हैं। भाई कोई बात नहीं, 10 करोड़ है, अभी नहीं मिलेंगे, वो तुम्हारे मरने के बाद मिलेंगे। तो क्या वो गरीब अभी 10 करोड़ लेगा या उस मरने के बाद 10 करोड़ लेगा? क्या वो इस भरोसे छोड़ देगा, फेथ पे छोड़ देगा कि नहीं भाई मुझे तो ये पैसे नहीं चाहिए, मेरे घर वालों को मरने दो, मैं तो भाई वहाँ पे लूँगा, मेरे लिए 10 करोड़ रखे हुए हैं वहाँ पे? क्या चीज़ इसमें प्रैक्टिकली फीजिबल है? तुम्हें क्या लगता है? जवाब देना। गॉड एक प्रोजेक्शन है, जैसे होता है ना प्रोजेक्टर, पीपीटी चलाते हैं, प्रोजेक्शन है ह्यूमन फियर का। वो फियर क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ से दूर भागना। हम जानना ही नहीं चाहते हमारा अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, और हमारा एक अल्टीमेट ट्रुथ है कि हम मरने वाले हैं। इंसान खुद को नहीं देख सकता कि वो मृतक है, वो एक दिन मर जाएगा। तो इंसान गॉड का कॉन्सेप्ट बना लेता है, जिससे कि उस गॉड के भरोसे वो छोड़ दे कि मैं तो भाई इमॉर्टल हूँ, मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा जो है वो आगे ट्रांसेंड कर जाएगी और मुझे कुछ जादू ही मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला। धर्म
इंसान को कमज़ोर बनाता है। भैया एक गाल पे चांटा पड़ा, दूसरा गाल भी आगे कर दो, रेपट बजा दो यहाँ पे भी, है ना, कमज़ोरी सिखाता है। भाई ह्यूमिलिटी होना बहुत ज़रूरी। कोई कितनी गाली दे दे, कोई कितनी बेइज्जती कर दे, चुप से बैठे हुए बॉकलेट की तरह सुनते रहो। बॉडम बन जाओ, फुल टू बॉडम। क्यों? क्योंकि वहाँ हिसाब होगा। अरे यहाँ कौन हिसाब करने वाला है भाई? ये ताकत ख़त्म कर देता है, ये तुम्हारी शक्ति ख़त्म कर देता है, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देता है, ये तुम्हारी विल टू पावर ख़त्म कर देता है। तुम अपने बेस्ट सेल्फ में कभी नहीं बन पाओगे अगर ऐसी कमज़ोर गीदड़ बन के रहोगे इस दुनिया में। स्लेव मोरालिटी हो गई भाई। स्लेव मोरालिटी क्या है? गीदड़ बन के रहना है, कमज़ोर बन के रहना है, भेड़ चाल। हम तो भाई भेड़ बन के रहेंगे, भेड़िया नहीं बनेंगे, भेड़ बन के रहेंगे। हमें खा लो भाई, कोई बात नहीं, हम अपना मांस और गोश्त देने के लिए तैयार हैं, हमें खा लो, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, हम अपने को त्याग देंगे, हम अपना जो है बलिदान दे देंगे। ना 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 ना, सबसे बड़े कमज़ोर तो यही लोग हैं। मस्त मोरालिटी लाओ, एक्सेलेंस की तरफ जाओ, ताकत की तरफ जाओ, स्ट्रेंथ की तरफ जाओ, उसमें है असली सत्य। रिलीजन, धर्म सबसे गंदा हथियार है। धर्म वीकनेस का इस्तेमाल करता है जो ताकतवर लोग हैं उनको तोड़ने के लिए। धर्म बोलता है वीकनेस सबसे अच्छी है भाई, वीक रहो, कमज़ोर रहो। ये ताकतवर लोग बेकार होते हैं, ताकतवर लोग घटिया होते हैं, उनके अंदर गिल्ट डालते हैं, उनके अंदर फियर डालते हैं, जिससे कि वो अपनी ताकत तोड़ दें, अपनी इंडिविजुअलिटी तोड़ दें, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो अलग दिखना चाहते हैं क्राउड में। लेकिन नहीं भाई, हम तो भाई हम गीदड़ चाल चलेंगे, गीदड़ बन के रहेंगे। सत्य को दबा दिया जाता है, सच्चे रास्ते को दबा दिया जाता है। ना 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 ना, क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, इंक्वायरी करनी नहीं है, थिंकिंग करनी नहीं है। जहाँ थिंकिंग करी, जहाँ इंक्वायरी करी, जहाँ सवाल उठाया, तुम गलत, तुम तो गलत रास्ते में जा रहे हो, तुम तो होने ही नहीं चाहिए, तुम तो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। हटा दिया जाता है तुम्हें इस दुनिया से। लेकिन असली में ये तुम्हें अंधा बना रहा है अपने भरोसे में। अरे भाई, अगर इतना ही फेथ है अपने ऊपर तो सवाल उठाने से इतना डरते क्यों हैं? या जो सवाल उठाते हो उनसे इतना क्यों डरते हो? उनको क्यों गाली बकते हो? अरे उनसे चैलेंज लो ना, चैलेंज एक्सेप्ट करो। हाँ भाई, मैं अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। दो जवाब। घबराते क्यों? डरते क्यों? क्यों? क्योंकि क्रैक्स हैं। क्यों? छेद हैं, कोई पकड़ के फाड़ देगा, इसलिए घबराहट होती है। ओशो से ना एक सवाल पूछा गया एक बड़ी महफिल सभा में, उनसे पूछा गया कि आर यू अगेंस्ट ऑल द रिलीजन्स, व्हाट इज देयर मोस्ट फंडामेंटल मिस्टेक, कि आप क्या सारे धर्मों के खिलाफ हैं और उनकी कोर लेवल पे, एकदम निजी लेवल पे सबसे बड़ी गलती क्या है? ओशो ने इसका जवाब दिया कि भाई साहब, मैं रिलीजन के साथ भी हूँ बट रिलीजन के अगेंस्ट भी हूँ, क्योंकि ये जितने रिलीजन है वो ट्रू रिलीजन्स नहीं है। मैं एक किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं सारे रिलीजन की बात कर रहा हूँ। ये भाई ओशो ने कहा, मेरे ऊपर मत ले लेना यार, ठीक है। ट्रू रिलीजन, सत्य रिलीजन, असली रिलीजन एक ही हो सकता है। जैसे साइंस, एक ही साइंस है, वहाँ पे मोहम्मदियन फिजिक्स नहीं है, या हिंदू केमिस्ट्री नहीं है, या जैन साइकोलॉजी नहीं है। एक ही साइंस है, एक ही सत्य है, एक ही ट्रुथ है, विच इज साइंस। एक ही सब्जेक्ट है। ऐसे ही एक लॉजिक हर रिलीजन में लगना चाहिए। अगर रिलीजन इतने ही सत्य हैं तो सारे रिलीजन का सार एक ही निकल के आना चाहिए ना भाई। क्यों है इतनी लड़ाई? क्यों है इतना कलेश? क्यों है इतने दंगे? साइंस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को फिगर आउट करता है। एक ही सत्य, एक ऐसा सत्य जो सत्य को एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप प्रूफ करके सामने रख सकते हैं। लेकिन रिलीजन बहुत सब्जेक्टिव है, सबके लिए अपना मीनिंग है रिलीजन का। हर इंसान का अपना मायने निकल के आता है, हर इंसान का अपना अर्थ निकल के आता है, सबका मीनिंग अपने हिसाब से चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत, रिलीजन गॉड पे ज़्यादा फोकस्ड है रैदर देन ऑन द बीइंग। गॉड पे ही सारा मुद्दा उठा के डाल दिया गया, बीइंग के बारे में तो कोई बात ही नहीं है, बीइंग के बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। बीइंग को तो उठा के साइड में फेंक दिया गया जैसे दूध से निकाली हुई एक मक्खी। ओशो ने कहा कि इनलाइटनमेंट एरा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दो ही तरीके के साइंस होंगे। एक होगा ऑब्जेक्टिव साइंस जो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स डीलिंग विद थिंग्स, और एक होगा तुम्हारा सब्जेक्टिव साइंस विच इज़ डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, डीलिंग विद बींग्स, जानवरों के बारे में, जिन चीज़ों में सांस चल रही है उनके बारे में बात करना। यही तरीके की दो साइंस होगी, कोई रिलीजन नहीं होने वाला। और जो लोग रिलीजन फॉलो करते होंगे आज से 100 साल बाद वही लोग हमारे ऊपर हंसा करेंगे, क्या लोग थे भाई, क्या मजाक था ये। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस आएगी, और जिस दिन साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस आई उस दिन डेथ ऑफ ऑल रिलीजन्स विल बी देयर। सारे रिलीजन्स की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो इंसानियत को पता नहीं ना जाने कितनी सदियों से एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं, इंसानियत को कितने वक्त से उजाड़ते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है?
लोग मर रहे हैं, लोग कट रहे हैं इस रिलीजन के नाम पे। लेकिन ये रिलीजन, सारे रिलीजन एक दिन ख़त्म ज़रूर होंगे। कोई रिलीजन ये नहीं कहता हाँ भाई हमको बहुत चीज़ें नहीं पता, हमें सब पता है, वी आर ऑमनीसाइंट, हमें सब चीज़ों की नॉलेज है। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस से डरते हैं। जिस दिन बोल दिया कि हाँ भाई हमें कुछ चीज़ें नहीं पता, तो भाई गॉड के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? हमें तो सब पता है। क्या पता है बताओ, क्या राज है? नहीं नहीं, गॉड को पता है भाई। मतलब हम ये कह रहे हैं गॉड को पता है, हमें गॉड बताएगा, बाद में बताएगा, वक्त आने के बाद, अभी नहीं बता सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं बता सकता? पता होना चाहिए भाई, इतने फिजिक्स के लॉज हैं, इतने फिजिक्स के रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, लेकिन नहीं 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 नहीं, पता सब कुछ है लेकिन अभी नहीं। ये तो वही हो गया भाई, वाइवा में तुम गए और बैठे हो अपने एग्जामिनर के सामने, हाँ भैया बताओ, चलो बगलो चलो अब बोलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन का। पता सर सब कुछ है, पढ़ा सब है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा प्लीज़। अरे भाई एग्जाम अभी है, अभी नहीं बताओगे तो कब? सर बाद में कभी बताएंगे, अभी नहीं पता, मुझे सब है, मैंने सब अपने पास रखा हुआ है, लेकिन अभी नहीं बता सकता सर, प्लीज़ 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 अभी जाने दीजिए, फुल नंबर दे दीजिए, मेरे को आगे भेजिए। दुनिया ऐसे काम करती है ना? नहीं करती है ना भाई ऐसे। अब सेशन का दूसरा हिस्सा आ गया। अब नीचा और ओशो ने थोड़ा बीच में ज़रा हाई टी ब्रेक लिया, थोड़ी चाय वाय की चुस्कियाँ मारी, और अब दोनों का वार्तालाप फिर से कंटिन्यू होता है। नीचा कहता है भाई मॉडर्न मैन इज़ वीक, कमज़ोर है वो सफरिंग के थ्रू गुजरना नहीं चाहता, स्ट्रगल अवॉइड करता है, दुख दर्द पीड़ा से दूर भागता है। अरे कैसे बनोगे असली मर्द, कैसे बनोगे असली औरत जब तक तुम सफरिंग के थ्रू गुजरोगे ही नहीं, जब तक संघर्ष नहीं करोगे? क्या अपने आप को कहते हो तुम? यहाँ पे ओशो कहते हैं भाई नीचा, असली स्ट्रगल हमारे अंदर है। हमारी लड़ाई ज़रूर बाहर होगी, लेकिन हमारे अंदर भी है एक ऐसी जंग, एक ऐसा संघर्ष जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है असली जंग, वो है रियल बैटल। लोग तो खो चुके हैं बाहर के डिस्ट्रैक्शंस में, हम बहक चुके हैं, हमें बहकना नहीं चाहिए नीचा, गलत बात है। अपने अंदर झांक के देखो, तुमको समझ में आ जाएगा असली लड़ाई क्या है। नीचा कहते हैं भाई ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये इन लोगों को भेड़ बना रहा है, कमज़ोर बना रहा है, इनको मीडियोकर बना रहा है, इनकी विल टू पावर का खात्मा हो रहा है। क्या बनते जा रहे हैं ये लोग, ज़रा समझाओ इन लोगों को, ठीक नहीं है ये, गलत जा रहे हैं ये लोग। ओशो कहते हैं यार नीचा भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो बड़ा एग्जॉस्टिंग लगता है यार, बड़ा थका देने वाला लगता है। अरे क्यों ना उन लोगों को नृत्य करते हुए चलने दो अपनी ज़िंदगी में, क्यों उनको कुचलने को कह रहे हो अपनी चीज़ों को? अरे नृत्य करो, मज़े से जियो, आराम से अपनी ज़िंदगी को समझो। इतना क्यों थकाना है, इतना थकेला क्यों बनाना है लोगों को? यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मजाक दोनों के बीच में, डार्क ह्यूमर अगेन हो जाता है कि भाई हाँ नृत्य कर लो, लेकिन नृत्य ऐसे नहीं, नृत्य बैटल फील्ड पे होना चाहिए, नृत्य जंग भूमि पे होना चाहिए, जंग के मैदान में होना चाहिए। ओशो कहते हैं अरे भाई इतना नृत्य नृत्य कर रहे हो तुम, लेकिन फिर भी तुम्हारे बैटल फील्ड में कोई म्यूज़िक ही नहीं है, कोई म्यूजिक ही नहीं है तुम्हारे बैटल फील्ड में। मेरे पास आओ, मेरे पास पूरी प्ले लिस्ट है। आगे यहाँ पे जाते जाते इन्होंने हार्डशिप के ऊपर बात करी इन लोगों ने, ठीक है। अभी एक्टिंग हमारी बंद हो गई है जो कि बहुत ही गंदी थी अगेन, बट आगे जाते जाते बात इनकी हुई वीकनेस के ऊपर। और यहाँ पे नीचा ने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात करी कि अगर पर्सनल ग्रोथ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो आपको हार्डशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक लाइन दी विच इज़ टू दोज ह्यूमन, ये नीचा कह रहे हैं, टू दोज ह्यूमन बींग्स हु आर ऑफ एनी कंसर्न टू मी आई विश सफरिंग, डिसोलेशन, सिकनेस, ill treatment, indignities, because I wish them the only thing that can prove today whether one is worth anything or not. That one endures. भाई साहब इस आदमी ने तो हमारे लिए ऐसी दुआएं मांग ली, एक मौका मिला था दुआ मांगने का, नीचे बाबा ने तो बहुत ही गलत दुआ मांग ली कि हमारे साथ बुरा व्यवहार हो, हमारे ऊपर संघर्ष है, हमारे ऊपर सफरिंग है, हमारे साथ इंडिग्निटीज़ हो, मतलब हमारे साथ तर्क वितर्क किया जाए। यार ये तो गलत बोल दिया। नीचा ने कहा यही तो तुम्हें बनाएगा, यही तो तुम्हें एक असली मर्द और एक असली औरत बनाएगा, यही तो तुम्हें बताएगा सत्य क्या है ज़िंदगी का। तुमने अपने आप को गॉड के भरोसे छोड़ दिए। अरे गॉड नहीं है तो अब किसके भरोसे जाओगे? ये सब तो आएगा, तो क्यों ना पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो इस चीज़ के लिए, क्यों ना अपने आप को पहले ही इस व्हीलचेयर से हटा के खुद चाहे दीवार के सहारे खड़े हो, लेकिन खड़े होने की कोशिश तो करो। अपने आप को प्रूव करना है कि तुम्हारा कोई ओहदा है भी कि नहीं है, तुम्हारी कोई औकात है कि नहीं है। तो भाई साहब तुम्हें इस संघर्ष के थ्रू, इस स्ट्रगल के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। ये दुख दर्द पीड़ा आएगा, बहुत ताकत से आएगा, तुम्हारे ऊपर है तुम इससे कैसे बाहर निकलोगे। और मैं तो दुआ करता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, भले ही गॉड से करूँ, भाई भले ही किसी और से करूँ, भले ही यूनिवर्स से करूँ, कि तुम्हारे ऊपर दुख दर्द पीड़ा आए, कि तुम इन परेशानियों से बाहर निकलना खुद से सीखो,
किसी और के भरोसे मत बैठो, खुद से सीखो। जिस दिन तुमने ये खुद से करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे अंदर इतना बड़ा जिगरा आ जाएगा ना कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मान लो मेरी बात, कुछ भी। ओशो यहाँ पे कहते हैं, ओशो का जरा थोड़ा अलग सा टेक आया, लाइफ इन itself is so beautiful that to ask the question of meaning is simply nonsense. It is there in its beauty, in its joy, in its aliveness. It has no purpose and it needs no purpose. हम वर्तमान को नहीं जीते हैं, हम पर्पस चाहते हैं। या तो भूतकाल में जो पर्पस हमें हमारे गुरुओं ने दिया उस पर्पस के बारे में बात करेंगे, या फिर भविष्य में आने वाले जो पर्पस हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये सब नॉनसेंस है, ये बेतुकी बातें हैं, बेवकूफ़ी है। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अभी खूबसूरत है, उस वक्त खूबसूरत नहीं बनेगी, पहले खूबसूरत नहीं थी, अभी खूबसूरत है। इसको कोई पर्पस नहीं चाहिए, इसको कोई मोर्चा नहीं चाहिए, ये अपने आप में ही एक पर्पस है। और यही पर्पस है कि तुम इस चीज़ को रियलाइज़ करो। ज़िंदगी का एक फ़्लो है, इस ज़िंदगी के फ़्लो में चलते रहो मेरे दोस्त, और यही तुमको पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से खुशियाँ देगा, तुम्हें खुश रखेगा। तुम जब फ़्लो में चलोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्या स्ट्रगल है, क्या नहीं है, किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसको खुशी खुशी जियो, एकदम क्या बोलते हैं उसको, जो होता है ना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई खुश दिल से जियो, लाइवलीनेस जिसको बोलते हैं, जियो मेरे दोस्त। नीचे ने यहाँ पे कहा कि मॉडर्न मैन, अब मैन में यार देखो, वुमेन मैन बार बार नहीं कहूँगा, समझ जाना, सबके लिए, औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, बट मैन से एड्रेस किया जाता था। इन लोगों को कंफर्ट चाहिए हुआ, ग्रोथ। ये ग्रो नहीं करना चाहते, कंफर्टेबल रहना चाहते। उस कंफर्ट में दे थिंक कि हमारे पास ग्रोथ है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अगर कंफर्टेबल हो, एक अच्छी नौकरी मिल गई, सरकारी दफ्तर में बैठे हो, सुबह गए शाम में घर आ गए, मज़े कर रहे हो, वो तुम्हारी ग्रोथ नहीं है, वो तुम्हारा कंफर्ट है। और जिस दिन इंसान कंफर्टेबल हो गया, उस दिन इंसान एक स्टैटिस्टिक बन के मरेगा। और अगर अलग बन के मरना है तो भाई ग्रोथ लानी पड़ेगी। चैलेंजेस, चुनौतियों से दूर भागता है एक इंसान, चुनौतियाँ नहीं चाहता है, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं चाहता, वो कंफर्ट चाहता है कि भाई बस आराम से सोफे के ऊपर अपनी तशरीफ़ लगा के लेट जाएं, मज़े कर लें। और उससे क्या होता है, एक ठहरा हुआ पानी बन जाता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम उस ठहरे हुए पानी में अपनी शक्ल देख रहे हो, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे हो, बड़े हैंडसम लग रहे हो, लेकिन उस ठहरे हुए पानी में कितनी गंदगी होती है। बहता हुआ पानी एक ऐसा पानी है जो कहीं ना कहीं जाएगा ज़रूर, जो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, लेकिन ठहरा हुआ पानी ख़त्म हो चुका है, वो रुक चुका है, उसका कुछ नहीं होने वाला, उसके अंदर सिर्फ गंदे जीव जंतु, बैक्टीरिया पैदा होने वाले हैं। जब जब तुम उस चीज़ को नज़रअंदाज करोगे, जब जब तुम चुनौतियाँ, चैलेंजेस लेने से दूर भागोगे, तब तब तुम्हारे अंदर वीकनेस आएगी, तब तब तुम्हारे अंदर कमज़ोरी आएगी। तुम ये मत समझो तुम महान बन गए, तुम एक कमज़ोर इंसान हो, तुम एक वीक इंसान हो। संघर्ष बुरा नहीं है, संघर्ष काबिलियत बढ़ाता है, संघर्ष स्ट्रेंथ बढ़ाता है, संघर्ष रेजिलियंस बढ़ाता है। मतलब तुम टिके रहते हो जिस भी चीज़ में तुम्हें टिकना है, तुम आगे बढ़ते हो अपनी ज़िंदगी में, तुम आसपास के लोगों को इंस्पायर करते हो बेहतर बनने में। और जिस दिन तुमने ये खौफ अपने अंदर उत्पन्न कर लिया कि तुम्हें तो भाई ज़िंदगी के दर्द से, दुख से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, उस दिन तुम वैसे ही तकलीफ़ में रहोगे। एक बार में तकलीफ़ लो और उस तकलीफ़ से बाहर निकलो, ओवरकम कम करो, रादर बैठ के उसको रोते रहो कि भाई तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ होगी। वो अपने में ही एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है। और जब जब तुम उस डिस्कम्फर्ट से दूर भागोगे, तब तक तुम एक बेहतर ज़िंदगी बनाने से दूर रहते रहोगे। जिम भाई नहीं जाना चाहते, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, डाइट नहीं हो सकती है, ये यहाँ पे दर्द, वहाँ पे दर्द, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता है, ठीक है डिस्कम्फर्ट है, लेकिन उसके बेनिफिट्स उतने ही ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं फिज़िक अच्छी बने, फिज़िक अच्छी बनने से कॉन्फिडेंस आता है, ग्रोथ आती है, अच्छे कनेक्शंस बनते हैं, अच्छे बॉन्ड मिलते हैं, अच्छे नेटवर्किंग मिलती है, लेकिन भाई बुढ़ापे का भी सहारा बनता है। कमर झुकने से अच्छा भाई साहब अपने आप को पहले ही सेटल करके रखो, पहले ही कसरत करके रहो। ये सोसाइटी के बात में मत चलो, भेड़ चाल पे मत चलो, ये तुम्हारा पोटेंशियल ख़त्म कर देगा। तुम इन बंदरों के साथ रहोगे तो ये एक बंदर भी तुम्हें इस कुएं से बाहर नहीं निकलने देगा, या मेंढक, जितने कहानी सुनी होगी ना, बाहर नहीं निकलने देगा। और तुम्हें इससे बाहर निकलना है। वो बाहर संघर्ष में आता है, क्योंकि संघर्ष के रास्ते में ना कोई नहीं है। अगर दो सड़कें जा रही हैं, कंफर्ट की सड़क, एक स्ट्रगल की सड़क, स्ट्रगल की सड़क पे कोई भी नहीं है। अगर है भी तो कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, जो लोग हार गए या फिर इधर चले गए। कंफर्टेबल रोड है, बड़ी अच्छी रोड है, इधर तुम्हें अपनी इस रोड पे अकेले चलना होगा, कोई मदद नहीं करने वाला, लेकिन चूंकि यहाँ कोई नहीं है इसलिए तुम यहाँ महान बन के निकलोगे। और क्या पता उस तरफ कितनी खूबसूरत चीज़ें हों। तो मतलब संघर्ष
इज इक्वल टू स्वतंत्रता, फ्रीडम। ये तो कहा नीचे ने। यहाँ आए ओशो, जिन्होंने बोला भाई माइंडफुलनेस भी ज़रूरी है, जिन्होंने बोला आत्म शांति भी ज़रूरी है। और बाहर के स्ट्रगल तो है ही, हम एक्सटर्नली जा रहे हैं, बट अपने इंटरनल स्ट्रगल भी समझने उतने ही ज़रूरी हैं। अपने अंदर की जो तूफ़ान है, अपने अंदर के तूफ़ान को शांत करो, अपने अंदर के तूफ़ान को एक शांति में बदलो। जिस दिन तुमने अपने तूफ़ान को समझ लिया, उस दिन मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तुम शांत हो जाओगे। फ्लो में चलने दो, बहने दो, उसको रोको मत। रेजिस्टेंस मेक स्ट्रॉन्गर, जितना रोकोगे उतनी ताकत से वो आएगा। अपने अंदर जो तुम्हारे कलेश चल रहा है, तुम्हारे अंदर जो दुख दर्द पीड़ा चल रहा है, उसको जब समझोगे तब समझोगे, लेकिन उसको रोकना मत। उसको रोकोगे तो सेल्फ डिस्कवरी से दूर जाओगे, खुद को तुम खोज नहीं पाओगे। खुद की खोज करनी है तो उस केओस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे मित्र, ये चुनौतियां तो आने ही वाली है, कब तक भाई साहब इसको दूर भेजोगे? आज नहीं तो कल ये आना ही था, तो इसके बारे में अलग से स्ट्रेस लेके क्या ही फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। जियो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ग्रो करो, बेहतर बनो। संघर्ष खूबसूरती की तरफ लेके जाता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे ट्रू सेल्फ को बताता है, तुमको क्लैरिटी देता है, क्लैरिफिकेशन देता है कि ज़िंदगी में आगे करना क्या है। और इनर पीस बहुत ज़रूरी। जिस दिन इनर पीस आ जाता है ना, उस दिन तुम्हें कोई स्ट्रगल, कोई संघर्ष बड़ा नहीं लगता, सारे संघर्ष छोटे लगते हैं। तो इस संघर्ष को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस संघर्ष से दूर मत भागो, इस संघर्ष से बाहर मत भागो। ये संघर्ष एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये गमछा लेके बैठी हुई है, उस गमछे के पीछे ये संघर्ष छुपा हुआ है। तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत गंदा है, लेकिन एक बार मेरे दोस्त वो गमछा तो हटाओ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ वहाँ पे है। आखिरी में अब वक्त आ चुका है, ओशो और नीचा को वापस जाना होगा, जहाँ से भी हुआ है, जैसे भी हुआ है। अब हाथ मिलाते हुए ओशो कहते कि भाई नीचा, हम दोनों दोस्त एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम अगर हेड्स हो तो मैं टेल्स हूँ। तुम इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करते हो, तुम माया को हटाते हो, तोड़ते हो, ख़त्म करते हो। मैं बोलता हूँ कि उस माया के बियॉन्ड कैसे जा सकते हो, उस माया के परे कैसे जा सकते हो। तो नीचा बोलते, हाँ भाई मैं मानता हूँ, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही खिलवाड़ में रहते हो, तुम कुछ ज़्यादा ही प्लेफुलनेस में रहते हो? कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया ये? भाई लाइफ गेम नहीं है, लाइफ एक बैटल है, लाइफ एक संघर्ष है, लाइफ एक युद्ध है। उस युद्ध को हमें जीतना है। और जो कहते हैं हाँ बिल्कुल जीतना है, लेकिन उसको खुशियों में भी जीता जा सकता है, मज़े में भी जीता जा सकता है। कोई बात नहीं, तुम्हारा ट्रुथ तुम्हारे लिए सही, मेरा ट्रुथ मेरे लिए सही, लेकिन हम दोनों काम कर रहे हैं सत्य की तरफ, और यही काफ़ी है। और ये कह के हाथ मिला के नीचे और ओशो दोनों चले जाते हैं। तो होपफुली ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अलग करने की कोशिश करी, पता नहीं, है ना? तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। सजेशंस नीचे देते रहना। चलो भैया, निकल लो अब।